तो बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर नहीं रहता। फिर जब हम ईगो को डेवलप करते हैं तो ये बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है कि हम बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ अपना ऐसा ऑब्जेक्ट खोजें जो हमें बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी दे सके, और वो है लव। अब ये हुआ कि जब फ्रायड ने सारा काम किया तो फ्रायड पर बड़े ऑब्जेक्शन लगने लगे, क्योंकि फ्रायड थे डॉक्टर। तो फ्रायड पर बड़े ऑब्जेक्शन लगे कि फ्रायड ने प्योरली बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है पर्सनैलिटी का, और जो सोशल, एनवायरमेंटल, कल्चरल उन फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आपने बायोलॉजिकल फिक्सेशन की एज बता दी कि इसमें ये हो जाती है, लेकिन उस समय साइकोलॉजिकल सोशल इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है उसकी पर्सनैलिटी पर, कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है उसके ऊपर, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया फ्रायड ने। तो इसलिए फ्रायड को अपनी थ्योरी से, क्योंकि फ्रायड में सबसे अच्छी गुण ये है जो साइंसिस्ट में होता है कि अगर एक थ्योरी हमारी नेग्लेक्ट हो जाए कि सूरज की चारों तरफ, तो साइंस वाले डॉगमा नहीं करते, उसको तुरंत त्याग देते हैं। तो फ्रायड ने कहा कि जब मेरी थ्योरी जो है उसमें बायोलॉजिकल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया और उसमें मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी आदमी परफेक्ट डेवलप नहीं हो सकती, तो मुझे अपने इस हाइपोथेसिस को छोड़ देना चाहिए और सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी लेने चाहिए। पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने में मैं हेरिडिटी को, वैसे उसने कहा कि हेरिडिटी को भी बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन अगर हम ये देखें कि बच्चा जो है फादर के साथ अपने आप को बिल्कुल आइडेंटिफाई करने के लिए, और जैसे फ्रायड ने कहा कि फादर का ही एनलार्ज फॉर्म गॉड बन जाता है। फादर प्रोटेक्टिव है, फादर मुझे रोटी देता है, गॉड हमें रोटी देने वाला है, गॉड हमारी हर खतरे से प्रोटेक्शन करने वाला है। गॉड वर्ड कोई नहीं है, बस वो फादर की इमेज बन जाती है। आदमी फादर इमेज को ही, यार फादर जैसे जितने लोग हैं उन्हीं को गॉड की तरह मानने लगता है। तो फ्रायड ने कहा कि इस चीज़ को भी हमें ला करके लाना पड़ेगा। तो उसने कहा इस चीज़ के लिए हमें प्राइमरी जो चीज़ें हमने ली थी उन्हीं को पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोशो साइकोलॉजी को और कल्चर को नहीं छोड़ सकते, और हमारे ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और जो हमारे साथी हैं जिसको हम ख़ास तौर से कह रहे हैं कि उसने मेरी थ्योरी को फॉलो किया है, प्याजे से अच्छा कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो प्याजे ने कल्चरल फैक्टर को भी लिया है, प्याजे ने सोशल फैक्टर को भी लिया है, प्याजे ने पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स को भी लिया है कि टीचर जो है फादर सिंबल है। तो फादर सिंबल के साथ बच्चा अपने आप को कैसे, अगर बच्चे ने आइडेंटिफाई नहीं किया तो बच्चा उनका दुश्मन बन जाएगा, उनके साथ उनसे राइवलरी करने लगेगा, या बिल्कुल इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करा तो वो बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्सेस में पड़ गया, तो फिर बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकेगा। तो प्याजे ने भी, उसने फ्रायड ने इस बात को स्वीकार किया कि प्याजे ने मेरी डेवलपमेंटल थ्योरी एजुकेशन में लागू की, चाइल्ड साइकोलॉजी उसने सारी लिखी, लेकिन प्याजे ने भी एनवायरमेंटल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिया। तो फ्रायड दोबारा लौट करके अपने उसी थ्योरी पे आ गए जहाँ से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि बेसिक फैक्टर जो है आदमी की पर्सनैलिटी में वो ईड है, सेक्स, ये प्राइमरी फैक्टर है बायोलॉजिकल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सारा शरीर जो है वो ऑर्गन ऑफ, बंडल ऑफ सेक्स होता है। अब ईड के सारे जो गुण हैं वो हमने पहले इनको अनकॉन्शियस में देखे कि ईड जो है एक तो ऐसी चीज़ है कि इर्रेशनल है,
कोई लॉजिकल नियम ईड पर लागू नहीं होते। ईड तो सेटिस्फेक्शन चाहती है बस। बच्चा क्या करता है कि अगर घर में किसी की डेथ भी हो गई है तो बच्चा पालने में पड़ा हुआ, उसे भूख लग रही है तो पालने में पैर मारता है। अगर मदर जो है उठ करके नहीं आई वो, तो बच्चा चीखता है, रोता है, सारे एनवायरनमेंट को परेशान। तो माँ क्या करती है कि चाहे घर में डेथ हो गई हो किसी की, सारे रो रहे हों, लेकिन बच्चे को दूध पिलाने के लिए आएगी। बूढ़ियाँ भी कहेंगी अरे बच्चे को गोद में संभाल जा करके। तो बच्चे की ये जो डिज़ायर है, ये ऐसी डिज़ायर है जो दूसरों की परवाह नहीं करती। ईड किसी की परवाह नहीं करती। ईड को तो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे सेटिस्फाई करो किसी तरह से इमीडिएटली आकर के। और अगर मदर उस स्टेज में नहीं करेगी तो वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। इसी तरह से ईड के अंदर का ईड बिल्कुल ब्लाइंड होती है। ईड को किसी तरह से ये नहीं देखना ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का ऑब्जेक्ट मेरे अंदर आना चाहिए। फिर ईड बड़ी पावरफुल होती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टिंक्ट अगर आदमी में है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। आप सोशल को तो आप कर सकते हैं, बायोलॉजिकल चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये सोच, इसलिए ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये ईड क्या करती है, ये ईड अनकॉन्शियस में चली जाती है जब रिप्रेस होती है, और अनकॉन्शियस में जाकर के परेशान करती है आदमी को। तरह तरह के ड्रीम दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छा गुण ये है ईड में कि ये क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। ये अपने सेटिस्फैक्शन के अगर बाहर एनवायरनमेंट में इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे तो ड्रीम में ऑब्जेक्ट पैदा कर लेती है, जैसा चाहे बना लेती है। आपके घर में हाथी आ भी नहीं सकता और ये ड्रीम में हाथी भी ले आती है। वहाँ से हाथी दिख रहा है, वहाँ ऊँट दिख रहा है, सांप दिख रहा है, जो चीज़ इसको ज़रूरत होती है। तो ईड जो है बड़ी पावरफुल भी है, ईड क्रिएटिव भी है, ईड इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहती है। ईड में ये सबसे आएगा, मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इसलिए ईड जो है ऐसी चीज़ है जो आदमी को बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, स्वार्थी बना देती है आदमी को। और ईड अपनी पावरफुल सेटिस्फेक्शन के लिए जब ऑब्जेक्ट खोजती है, कोई चीज़ रास्ते में आ जाए तो उसको रास्ते से हटाने में भी कुछ देर नहीं करती। अगर वो चीज़ पावरफुल है तो ईड अपनी डिज़ायर को, जैसे फादर जो है बताया कि फादर जब पावरफुल है तो इंसेस्ट की डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चा अपनी सगी बहन या चचेरी बहन के साथ, लेकिन फादर जब पावरफुल है तो कोई पावरफुल शक्ति जब आती है और उसको रोकती है ईड को, तो ईड रिप्रेस होकर के चली जाती है अनकॉन्शियस में, और फिर अनकॉन्शियस में रात को निकलती है सारे की सारी। तो ईड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ईड बड़ी पावरफुल है। ये ईड जो है प्राइमरी प्रिंसिपल है। फ्रायड ने इसका नाम चेंज कर दिया प्लेजर प्रिंसिपल, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि तुम बायोलॉजिकल नाम रख रहे हो। फ्रायड ने कहा अब आता है एनवायरनमेंट का असर। बच्चा जब 5-6 साल का होता है तब उसे अपनी ईगो कि मैं भी एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, तभी तो वो मदर को पजेस करने की कोशिश करेगा, तभी तो वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेगा कि मुझे असर्ट करो। वो अपने बार बार मदर को इसलिए मजबूर करेगा कि मेरे एनल जो है उसको साफ़ करो अच्छी तरह से। कई बार वो रिटेंशन भी कर लेता है, एनल रिटेंशन। माँ अगर उसको ठीक से साफ नहीं कर रही और उसे प्लेजर मिलता है जब माँ बार बार एनल को छूती है, तो वो जो उसके अंदर से मल निकल रहा है उस मल को रोक लेता है, और फिर माँ देर तक करती रहती है तो उसे प्लेजर मिलता है उसको सारे के सारे। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट का सेंटर है, जब ये आगे बढ़ता है उस एज में, तो बच्चे के अंदर ईगो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। मैं भी हूँ कुछ,
और जब ये ईगो डेवलपमेंट शुरू होती है आदमी के अंदर, तो बच्चे को रियलिटी का फेस करना पड़ता है। मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, इस पर फादर का, एनवायरनमेंट का, पीयर्स का, बच्चे को थप्पड़ भी मारने लगते हैं उस समय तो, कि तू ही सब चीज़ें, तू सारे खिलौने तोड़ देगा, तू ही सब। तो बच्चे का सोशल कंटेक्ट आना शुरू हो जाता है, और जब सोशल कंटेक्ट आना शुरू हो जाता है तो बच्चा ईगो को, अपने को उसके साथ ढालना शुरू करता है। वो ईड को रोकता है, ईड के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है ईगो। अब वो ईगो जो है क्या करती है, प्लेजर प्रिंसिपल को रोकती है। तेरा ही प्लेजर दुनिया में थोड़ी ही सबसे ज़्यादा है, और भी तो लोग हैं उनका प्लेजर है। तो ये प्लेजर से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सोशल कन्फ्लिक्ट यहीं शुरू हो जाता है। जो कन्फ्लिक्ट फादर के साथ हो रहा था वो चेंज हो जाता है अथॉरिटी के साथ। फादर हमारी अथॉरिटी है तो हम हर अथॉरिटी को फादर सिंबल मानने लगते हैं, और वहीं से ईगो का हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। ईगो इनकॉर्पोरेट करती है फादर के नियमों को, जो सोसाइटी में नियम, फ्रायड कहता है ये नियम भी एक से नहीं हो सकते, हर कल्चर में अलग तरह के नियम हैं। एक कल्चर में जो चीज़ अच्छी मानी जाती है, दूसरी कल्चर में वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वो होती यही है कि फादर जो है वो कंट्रोल करता है। फादर कंट्रोलर बना हुआ है। जब फादर कंट्रोलर बना हुआ है तो फिर बच्चा जो है वो समझता है कि फादर की बात मानने में ही प्रोटेक्शन है, इसी में ही रोटी मिलेगी, इसी में खाना मिलेगा, इसी के अंदर मेरी और ज़रूरतें जो हैं ज़िंदगी पूरी होंगी, तो वो अपने प्लेजर को थोड़ा सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। ये ईगो बहुत देर तक डेवलप होती है। ईगो डेवलपमेंट पे फ्रायड ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। बायोलॉजिकल फैक्टर किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल फैक्टर से। उन सोशल फैक्टर से आदमी डार्विन की तरह तरक्की नहीं करता, बल्कि अपना मेंटल स्ट्रक्चर जो है मोल्ड करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर तो मोल्ड हो नहीं सकता। एक आदमी को काला रंग मिला अगर तो गोरा रंग तो नहीं हो सकता, लेकिन वो काला रंग मिलते हुए भी उस काले रंग से कैसे मैं फ़ायदा कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग काले थे फिर भी संसार के ऊपर, कृष्ण जी काले थे और फिर इस दुनिया में बड़े सखियों में प्रेमी रहे। तो वो अपने बायोलॉजिकल फैक्टर को सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। मेरी अगर एक आँख नहीं है, जन्म से हूँ, तो मैं कोई ऐसी चीज़ पैदा करूँगा कि लोग मेरी उस आँख को भूल जाएं। सोसाइटी में जिसका ज़्यादा है, मैं बांसुरी वादक अच्छा बन जाऊँगा, लोग मेरी आँख को भूल जाएंगे, मेरी बांसुरी सुनने आएंगे। तो सोशल फैक्टर को बच्चा इनकॉर्पोरेट करना शुरू करता है। ये ईगो सारी की सारी सोशल नॉर्म से बनती है। ये सोशल नॉर्म हमें मिलते हैं सारे के सारे एनवायरनमेंट से मिलते चले जाते हैं। इसमें पीयर ग्रुप भी होते हैं, हमारी फादर सिंबल भी होती है, और जैसे प्याजे ने किया है, प्याजे ने फ्रायड के आधार पर चाइल्ड साइकोलॉजी लिख दी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले एजुकेशनिस्ट होते हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो हमारी ईगो को विकास करने लगते हैं, और ईगो हमारी जो है हमें सोशलाइज करने में मदद करने लगती है। हम सोशल में, अब हम देखते हैं कि हमारा फादर जो है वो एक ख़ास तरीके से बोलता है। वो जब बोलता है ना, अपनी आवाज़ को ऐसा करके बोलता है, ओ आई एम दी हू, तो बच्चा फिर ये कोशिश करता है कि मेरे फादर का सोसाइटी में बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो मैं भी इसी तरह से कॉपी करूँ। तो इस स्पीच की भी कॉपी करने लगता है, फादर की स्पीच की कॉपी करता है। आप टेलीफोन उठाओ और टेलीफोन पर मोबाइल पे जब बात करो तो बहुत सारे आदमी जो होते हैं उनकी बिल्कुल पता नहीं लगता। कहते आप शिव शंकर बोल रहे हो? नहीं जी, मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ। तो वाणी बिल्कुल ऐसी होगी आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि बच्चे ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट फादर के करनी शुरू कर दिया। ड्रेस स्टाइल में भी फ्रायड ने तो बहुत सारे एग्जाम्पलें इनकी दी हैं कि बच्चा कैसे
स्पीच को कैसे कंट्रोल करता है। फादर जिस तरह बोलते हैं, बड़ा बड़ा उन्होंने बहुत सारे फिक्रे दिए हैं कि इस फिक्रे को जर्मन इस तरह बोलेगा, फ्रेंच इस तरह बोलेगा। अब एक शब्द ही है, आप सारे सेंटेंस पर फ्रायड ने जो कहे कि भैया अंग्रेज़ कैसे बोलेगा, आप सारी चीज़ों को छोड़ दो। आप मैडम है एक शब्द, ये डा जो है ये फ्रेंच में नहीं बोला जाता, मदाम। अब इसको बादाम कहोगे, मदाम कहोगे, लेकिन अंग्रेज़ वाला आदमी मैडम कहेगा। और जब ये कहेंगे अंग्रेज़, ये कहेंगे फ्रेंच वाले मैदाम, तो वहाँ फ्रेंच में जो बोलने वाले वो आदमी कहेंगे मैम, फिर अंग्रेज़ में लौट कर कहेंगे मैम। मैडम जो है इस तरह। तो ऐसे फ्रायड ने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं, हमने एक शब्द ही ले लिया। तो फ्रायड कहता है, लेकिन बात क्या है कि बच्चा जो है वो अपने आप को, ईगो को, अपने को एनलार्ज करता जा रहा है। वो फादर के साथ वो समाज में देखता है कि मेरा फादर मुझे समाज में ले जाता है, तो वहाँ कैसे बात करता है, तो जाकर के किसी से मिलता है जो अपने से छोटे हैं उनको, तो बच्चा भी जो अपने से छोटे होंगे उनको फिर हाथ रखना शुरू कर देता है। और जब बड़े हैं उनको मिलता है फादर, तो बच्चा ड्रेस स्टाइल में फ्रायड कहते हैं कि ट्रेडिशन ही बन जाती है। इंग्लैंड का ड्रेस स्टाइल जो देखो, वो चाइना के ड्रेस स्टाइल से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि चाइना अपने फादर और दादा का ड्रेस स्टाइल कॉपी करते करते वो आज तक उन्होंने 1000 साल का बनाया। इंग्लैंड में और तरह का, क्योंकि हम फादर को कॉपी कर रहे हैं। हमें ईगो को डेवलपमेंट करना है तो फादर को कॉपी करना पड़ेगा, हमें फादर की ड्रेस जो है उसको लेनी पड़ेगी। अच्छा, भोजन में तो बहुत आजकल अंतर हो गया है, फादर वाला भोजन नहीं करता। फ्रायड के ज़माने में तो 1920 में तो फ्रायड ने यही लिखा है। उसने कहा कि जो चीज़ घर में बनती है उसमें जो चीज़ फादर और या फादर सिंबल उनको ज़्यादा पसंद होती है, तो बच्चा की पसंद भी वैसी बन जाती है, घर में वही चीज़ें बनने लगती हैं। इस घर में चने का शोरमा ज़्यादा अच्छा खाया जाता है, इस घर में बाजरे की रोटी ज़्यादा अच्छी खाई जाती है, इस घर में मक्का की रोटी और साग अच्छा खाया जाता है। तो बच्चा जो है इस तरह से फ्रायड ने बड़ा ईगो का डेवलपमेंट में, क्योंकि अब बायोलॉजी से हट करके फ्रायड का जो क्रिटिसिज्म हुआ तो सोशियोलॉजी की तरफ आ गए, और सोशियोलॉजी की तरफ वो एनवायरनमेंट को ले रहे हैं। आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आपका बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं हो सकता। वो तो आपको जैसा मिला है भगवान ने वैसे ही, लंबा आपको लंबा बनाया तो लंबे ही रहेंगे, छोटा बनाया तो छोटे ही रहेंगे प्रकृति ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिलेशन चेंज होता रहता है। यही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम कैसे डेकोरेट करेंगे, कैसे इससे बात करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, तो कॉन्स्टिलेशन सारा हमारा कल्चरल और सोशल होता है। ये कल्चरल और सोशल चीज़ जो है ये इनकॉर्पोरेट करने का काम करते हैं। और फ्रायड ने दोनों को माना, फादर और फादर सिंबल। हालांकि उसने शब्द नहीं की थी मास्टर के, लेकिन जब वो प्याजे को कहता है कि मेरे दोस्त ने सबसे अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजी लिखी है, तो इशारा वो प्याजे की तरफ ही कर रहा है, एजुकेशन की तरफ। लेकिन यहाँ वो फादर सिंबल कहता है कि फादर और फादर सिंबल इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर उतारते हैं, उसके माइंड में वो चीज़ें उसके अंदर इंटरजेक्शन हो रहा है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ इंटरजेक्शन हो रहा है। वो ईगो के नॉर्म जो हैं, फादर और फादर सिंबल जितने भी हैं, वो ईगो के नॉर्म बच्चे के अंदर धीरे धीरे 5 साल की आयु से करते करते और जब तक जवान होता है ये इनकॉर्पोरेट ही होते थे, बल्कि और भी बड़े एज तक होते थे। और आगे जा कर के बच्चा इस ईगो को इनकॉर्पोरेट करते करते करता है कि सेक्स और लव में कॉम्बिनेशन कर देता है। जो मदर पैटिंग करती है या मदर लव करती है, फादर लव करता है, उसमें प्लेजर तो सेक्स जैसा मिलता है, लेकिन इसको करने के लिए कि सोशली नॉर्म हो, तो बच्चा जो है, हर एक बच्चे की ये इच्छा रहती है
चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन, कि मुझे परमानेंटली ऐसा मिल जाए, उसको कहते हैं मैरिज। हर आदमी मैरिज की कोशिश में रहता है, कोई सन्यासी पन्यासी होंगे जो चले जाएंगे, लेकिन हर आदमी ऐसा चाहता है मुझे एक पार्टनर ऐसा मिल जाए जो पार्टनर मुझे सेक्स सेटिस्फेक्शन के साथ लव भी दे सके। अगर खाली सेक्स सेटिस्फेक्शन देखना हो तो हम किराए पर कोई औरत भी ले सकते हैं, बाज़ार में कोई औरत ले सकते हैं, लेकिन वो हमें लव नहीं देगी, सेटिस्फेक्शन तो दे देगी सेक्स का। तो बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर नहीं रहता। फिर जब हम ईगो को डेवलप करते हैं तो ये बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है, कि हम बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ अपना ऐसा ऑब्जेक्ट खोजें जो हमें बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी दे सके, और वो है लव। तो इसलिए फ्रायड कहता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है मैरिज की, ये यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में मैरिज की इंस्टीट्यूशन होती है। सेवेज जो है उनमें नहीं होती है, जंगली लोगों में तो नहीं होती, उसमें तो किसी से भी सेटिस्फाई कर लिया, जहाँ कोई मिला उसे आओ ये। तो हम जो है ईगो को जब डेवलप करते हैं तो हमारी ईगो जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतना ही हमारा सोशलाइजेशन हो जाएगा। हमारा बायोलॉजिकल बीइंग जो है सोशल बीइंग बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब फ्रायड बायोलॉजी से हट गए हैं सोशियोलॉजी के साथ, लेकिन पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो ईड लिया पहले, तो उन्होंने कहा ईड बड़ी पावरफुल है, इसको कंट्रोल करना, ईड की सारी पावर हुई टाइम। ईड तो प्राइमरी है, ये तो सारी ज़िंदगी सेक्स की इच्छा तो प्राइमरी रहेगी बायोलॉजिकल। जब से इसको रेगुलेट करना है बस, आप इसको नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजिकल है ये। सेक्स जो है तो बायोलॉजिकल है, सोशल नहीं है। इस बायोलॉजिकल को आप कभी नहीं निकाल सकते, सारी ज़िंदगी रहेगी। ये तो यूनिवर्सल भी है, हर एक में है, ये जानवरों में भी है, लेकिन जानवर को आप सोशलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर में साइकोलॉजिकल पावर नहीं है, मेंटल पावर उतनी नहीं है। आदमी की मेंटल पावर जो है वो सोशल नॉर्म को एक्सेप्ट कर रही है, बायोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती। आप किसी को अगर किसी के दिल में अगर कोई समाज की बातें कर रहे हो, दिल थोड़ी एक्सेप्ट करेगा उसको, दिमाग एक्सेप्ट करेगा। तो आदमी की जब साइके विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जो कि ओडिपस पीरियड में आकर के यानी 9, 10, 11 साल में पूरी हो जाती है, तो आदमी इनकॉर्पोरेट करना शुरू करता है। फादर की जितनी भी चीज़ें हैं वो कोशिश ये करता है कि मैं फादर को अपने अंदर आइडेंटिफाई कर लूँ, फादर से टक्कर लेने में मेरा ही नुकसान है, इसलिए अच्छा यही है कि मैं और फादर की हर चीज़ को कॉपी करूं। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि फ्रायड ने बहुत भाषा में हम फ्रायड को कॉपी करते हैं, ड्रेस में करते हैं, बोलने के स्टाइल में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। अब सारी चीज़ें तो फ्रायड बताएगा, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी बताई कि बच्चा फादर को कॉपी करते करते सोशल बनना शुरू हो जाता है, और उसकी ईगो जो है अच्छी जब डेवलप हो जाती है तो फिर बच्चा ईड को रोकना सीख जाता है, ईड को कंट्रोल कर लेता है इस तरह से कि मुझे सोशल नॉर्म को फॉलो करना है। अब इसी में बीमारी हो जाती है। फ्रायड कहता है कि कल्चर का मतलब होता है कंट्रोल ऑन सेक्स। जो सोसाइटी सेक्स पर जितने कंट्रोल लगाएंगी उतनी उस सोसाइटी कल्चरल माने जाएंगे। भारत की संस्कृति बड़ी संस्कारित हैं लोग, क्योंकि भारत में काम इच्छा पर बड़ा कंट्रोल लगाया गया। तो फ्रायड कहते हैं कि ईड को कंट्रोल करने वाली जो सोसाइटी हैं, जो सोसाइटी ईड को जितना कंट्रोल कर लेंगी वही उतना सोशल बीइंग पैदा करेंगे, और वो सोशल बीइंग जो है वही फिर सिविलाइज मैन कहलाएंगे। सिविलाइज मैन वो है जिसने अपनी ईड को कंट्रोल कर लिया है, और अगर ईड को कंट्रोल नहीं कर लिया तो सैवेज या एनिमल की तरह माना जाएगा। ये आदमी तो जानवरों जैसा है। तो इसलिए हमने ईड को कंट्रोल करना है, ईड को बनाना है। अब हमने वो तो छोड़ दिया, क्योंकि प्याजे तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी अलग चली जाती है।
हालांकि ये हम मानते हैं कि प्याजे से अच्छी कोई चाइल्ड साइकोलॉजी लिखने वाला नहीं है, लेकिन वो चाइल्ड साइकोलॉजी चली जाती है, वो फ्राइड को कॉपी करता है, फ्राइड को कॉपी करके एजुकेशन के साथ जोड़ देता है और वहाँ टीचर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट कर देता है प्याजे। तो फ्राइड भी मान रहे हैं इसको, फ्राइड इसको टीचर नहीं कह रहे, फ्राइड कहते हैं फादर सिंबल, जिसको बच्चा पिता के तुल्य मानता है कि टीचर तो मेरे पिता के तुल्य है, गुरु तो मेरे पिता के तुल्य है, तो वो इसको अनुप्रेट करता है। बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो बिल्कुल गुरु की वाणी को वो फादर की तरह से, गुरु की तरह से भाषण देते हैं, गुरु की तरह से बोलते हैं। टीचर जो है उनके, जिन टीचर ने जिनको किया, वो टीचर जैसे देख करके कि टीचर क्या कह रहा है, टीचर कैसे कपड़े पहन रहा है, किस देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो पाबंदी लगी हुई थी, अब नहीं है, कि बाज़ार में, बिरजलाल जी के ज़माने में थी कि बाज़ार में कोई टीचर सिगरेट नहीं पीता हुआ निकलेगा, क्योंकि बच्चा टीचर को आदर्श मानता है। अगर बाज़ार में टीचर, आपने अगर सिगरेट पीनी है तो घर में पी लो, अगर बाज़ार में टीचर सिगरेट पीता हुआ निकलेगा तो बच्चा कहेगा कि ये भी एक फैशन है, मैं भी सिगरेट पीऊँ, और जैसे मेरे गुरुजी पी रहे थे ऐसे ही इस तरह पीऊँ। तो इसलिए पाबंदी थी, अब तो पता नहीं है या नहीं गीता स्कूलों में, लेकिन ब्रिजलाल जी के ज़माने तक यही थी। तो टीचर को कॉर्पोरेट करता है बच्चा, टीचर को कॉपी करता है। बहुत लंबा चौड़ा है ये ईगो का कि टीचर कैसे करते हैं। फ्राइड थोड़ा बहुत इस पर और प्रकाश डाल देंगे, लेकिन ये कि सोशलाइजेशन आदमी का यहाँ हो जाता है, और फ्राइड ने सोशलाइजेशन को कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता, कॉन्स्टिलेशन चेंज कर दो सारा। कॉन्स्टिलेशन या आदमी के बिहेवियरल चेंज, व्यावहारिक चेंज आदमी में बहुत हो सकती है, तो बायोलॉजिकल से कोई मतलब नहीं होता। ये कॉन्स्टिलेशन जो बनेगा ये सोशल बनेगा। इस सोशल कॉन्स्टिट्यूशन से आप सोसाइटी में लव प्राप्त करेंगे, रेस्पेक्ट प्राप्त करेंगे, सोसाइटी में ऑनर प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ जो फ्राइड ने मान ली, वो तो मानते ही, वो कर फ्राइड कह रहा सभी सोसाइटियाँ मानती हैं कि आप बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स जो है ये आदमी को टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन तो दे सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो दे सकता है। आपको कोई बाज़ार में औरत मिली, आपने कहा भाई मुझे बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा हूँ, उसे पैसे उसे दे के उसके साथ सेक्स एंजॉय कर ली, तो बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ना तो वो औरत वो कहेगी मैं तो पेशेवर हूँ, किराए पे यही काम करती हूँ, और वो भी आदमी जो है उसे वो लव नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्राइड लोगों ने मैरिज को सबसे बड़ी सोशल इंस्टीट्यूशन माना। मैरिज सबसे बड़ी सोशल इसलिए है कि वो सेक्स को लव के साथ जोड़ देती है। लव इज़ ए सोशल इंस्टिंक्ट, सेक्स इज़ ए बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। जब सोशल और साइकोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल के साथ जुड़ जाती है तो सोसाइटी उसको सबसे ऊँची, तो हर सोसाइटी में मैरिज को बड़ी इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। चलिए और देखेंगे। तो फ्राइड ने हमें अब सोशलाइज बनाना शुरू कर दिया, हमारी पर्सनैलिटी अब सोशल बननी शुरू हो गई। आगे और देखेंगे, जहाँ तक फ्राइड हमें बना सकेंगे बनाएंगे, हैं जी, और उसके बाद फिर हम अपने आप बनेंगे जो बनेंगे।